हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचार और उन्होंने किस तरीके से वो जो दार्शनिक थे को क्या क्या उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, आज उनके बारे में आपको समझाया जाएगा। ये सीटेट के लिए पेडागोजी है जो कि सीडीपी है आपकी, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि ये इतना जो कोर्स है मैंने मैन लिए हैं जितने भी विचारक हैं मनोवैज्ञानिक विचारक, तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विचारक सुकरात, जो कि सुकरात है ये यूनान का रहने वाला है। सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक था। सुकरात कहता था अज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। अब बच्चों, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी होगी अगर क्वेश्चंस की प्रीवियस की, तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा ज्ञान ही सद्गुण है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये सुकरात ने कहा है। और आपने ये कहीं पढ़ा होगा कि जो सुकरात की अध्ययन पद्धति है वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो ये सुकरात की दो फेमस डेफिनेशन है जो कि सुकरात से क्वेश्चन आते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक था और ये कहाँ का था? यूनान का था। और इसको महान विचारक भी कहा जाता है, दार्शनिक महान विचारक कहा जाता है। और इसकी ये दो डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड विचारक है बच्चों वुंट। वुंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1889 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के नाम से भी परिभाषित किया है और वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जर्मनी का मनोवैज्ञानिक है वुंट, उसने कब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की? तो जो वुंट है उसने 1879 यानी 1889 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो आपका आंसर होगा जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वो की थी बच्चों 1889 में, यानी 1879 में। और ये किसने की थी? वुंट ने की थी। इसके अलावा बच्चों, मनोविज्ञान जो स्थापना करने के बाद मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया था। तो ये किसने किया था मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित? तो ये किया था वुंट ने। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किसने किया चेतना के विज्ञान के रूप में? तो वुंट ने किया। वुंट को प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो वुंट है मनोवैज्ञानिक, उसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है किस विचारक को प्रयोगात्मक यानी प्रयोग करने का मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो वुंट को कहा जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक था बच्चों जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहा है, कुर्ट कोफ्ता, जो जर्मनी का था। और इसने सन 1912 में जर्मनी में वार्दीमियर व कोलहर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। तो देखो बच्चों, मैं वही आपके लिए हमने जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वही निकाली हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कुर्ट कोफ्ता कहाँ का था? तो ये जर्मनी का रहने वाला था। जो सन 1912 में जर्मनी में वार्दीमियर व कोलहर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कुर्ट कोफ्ता ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था? तो वार्दीमियर और कोलहर के साथ मिलकर किया था। ये दोनों की डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आगे इनके बारे में समझाऊंगी। तो ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सन 1912 में जर्मनी में इन्होंने इस पर प्रयोग किया था गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन, और वार्दीमियर कोलहर के साथ मिलकर किया था। और कुर्ट कोफ्ता कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। इसके अलावा बच्चों, नेक्स्ट है क्लार्क हल। क्लार्क था वो ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें सिर्फ क्लार्क भी आ जाता है लिखा हुआ जब सीटेट में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, और हल भी लिखा रहता है खाली। तो हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से किसने प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो क्लार्क हल ने किया। प्रतिपादन करने के बाद जो प्रतिपादन किया कि थार्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव था कि शास्त्रीय अनुमान, जो दोनों का मिश्रण है ये। तो जो हल था उसने सबसे पहले तो
जो बुद्धि का व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद जो थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का सिद्धांत था, प्रभाव का जो नियम था, और पावलोव के जो शास्त्रीय अनुबंध के मिश्रण को उसने एक साथ इसमें व्यवहार में शामिल किया। उन्होंने SOR उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया का सूत्र, और क्लार्क ने ही SOR उद्दीपन प्रणाली अनुक्रिया सिद्धांत का जो सूत्र को प्रस्तुत किया था। जो SOR उद्दीपन प्रणाली थी अनुक्रिया का, वो क्लार्क ने ही इसको प्रस्तुत किया था। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है बच्चों स्विस मनोचिकित्सक रोडशा। रोडशा से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये नाम थोड़े अजीब से लगेंगे क्योंकि ये बाहर के देशों के विचारक हैं, जो कि फिजियोलॉजी फैक्ट्स फाइल से एक तरीके से मान के चलो तो ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि सुकरात हुआ, वुंट हुआ, या कोई अंटरमन है, मैस्लो है। ये जितने भी विचारक हैं ये सब बाहर के हैं। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे विचारकों में से या तो गांधी से 1-2 क्वेश्चन आता है, या आपके चाणक्य से आते हैं जो विष्णु गुप्त थे। तो ये जिन विचारकों को पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक विचारक, वो सभी दूसरे बाहर के देशों के हैं। तो अब हमारे पढ़ेंगे रोडशा को। रोडशा स्विस का रहने वाला था मनोचिकित्सक, और हरमन रोडशा ने स्याही के धब्बों पर प्रशिक्षण यानी प्रक्षेपण विधि का निर्माण 1921 में किया। परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्ड दिए जाते हैं। उन 10 कार्डों में 5 काले, 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न कलर के होते हैं। तो देखो बच्चों, जो रोडशा था, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि रोडशा कहाँ का मनोचिकित्सक था, तो वो स्विस का था। आपको ये एक तो राइटर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे जो विचारक हैं मनोवैज्ञानिक, और इसने ये कि इसका पूरा नाम हरमन, कभी कभी सिर्फ हरमन भी आ जाता है और रोडशा भी आ जाता है। तो इसका पूरा नाम है हरमन रोडशा। ने किस पर अपना जो प्रशिक्षण किया था वो किस पे किया था? स्याही के धब्बों पर प्रक्षेपण विधि बताई थी इसने, और ये 1921 में इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा बच्चों इसमें होता क्या है कि परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बे पर प्रतिक्रिया करनी होती है। स्याही के धब्बे भी कैसे हैं? 10 कार्ड हैं, उनमें 5 काले हैं, 2 लाल हैं व काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। तो जो रोडशा था उसने स्याही के धब्बों पर प्रशिक्षण किया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों मैस्लो के जो विचार थे उन्होंने क्या बताया है कि इनके अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जन्मजात प्रेरक यानी जैविक या शारीरिक प्रेरक। एक तो होता है कि जो जन्मजात ही हमें अपनी शारीरिक प्रेरक मिलते हैं, जैविक या शारीरिक प्रेरणा तो शरीर से ही मिलते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। तो ये जो हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इन्हें प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। सेकंड है आपका अर्जित प्रेरक। ये अर्जित करते हैं हम कैसे? ये अर्जित किए जाते हैं व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य या सामूहिकता की भावना आदि। तो ये जितने भी प्रेरक हैं, सेकंड प्रेरक, ये हमें अर्जित करने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रेरक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैस्लो ने अपनी जो मनोवैज्ञानिक विचार हैं वो कौन से दिए हैं? तो इन्होंने 2 प्रकार के विचार बताए हैं, 2 प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। पहला है इनका जन्मजात प्रेरक, जैविक या शारीरिक प्रेरक होते हैं ये। भूख लगना, प्यास लगना या बहुत ज़्यादा नींद आना, काम आदि, ये सब कुछ हमें प्रकृति से ही, जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हमें प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रथम यानी प्राथमिक प्रेरक भी कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्राथमिक प्रेरक किसने बताए हैं? तो वो मैस्लो ने। प्राथमिक प्रेरक में ये जैसे प्यास, भूख, निद्रा, काम आदि, ये जितने भी नाम हैं वो डेफिनेशन में डाल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये मैस्लो की डेफिनेशन है। और ये कौन से प्रेरक हैं? तो ये जन्मजात प्रेरक हैं या जैविक या शारीरिक प्रेरक हैं। सेकंड जो बच्चों आपका है वो है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक क्या होते हैं? ये अर्जित किए जाते हैं, यानी अभी आप बच्चे हो, जब हम छोटे थे तो हमें जो प्रकृति से मिले, जो जन्मजात हमें अपने जन्म से मिले थे, वो थी, हमें भूख भी लगती थी, प्यास भी है, निद्रा भी है, नहीं सिखाया नहीं गया, ये हमें वैसे के वैसे ही जन्म से मिले हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो कुछ चीज़ें अर्जित करते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप सीखते हैं। तो ये हैं अर्जित किए जाते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत रुचि, हर व्यक्ति की, हर बालक की
हर बच्चे की, स्टूडेंट की रुचियाँ अलग अलग होती हैं। आदत की विवशता, जीवन का लक्ष्य, हर बच्चे का लक्ष्य अलग होता है। आदत की जो व्यवस्था होती है वो भी अलग होती है, और व्यवस्था जो अलग होती है। दूसरा, सामूहिकता की भावना, जो हमें सामूहिकता की भावना मिलती है वो हम अर्जित करते हैं, हमें जन्मजात नहीं मिलती कि हम पैदा हुए और हमने ग्रुप बना लिया, ऐसा कभी नहीं होता। जब सेकंड पार्ट में आते हैं हम, यानी अर्जित करना शुरू करते हैं, यानी जब हम थोड़े बड़े होते हैं, चलने फिरने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, समाज में बैठने लगते हैं, तो ये आदतें हम में आ जाती हैं। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर भी आती हैं आदतें, विवशताओं के आधार पर भी आती हैं। जीवन का लक्ष्य हमें क्या हमें प्राप्त करना है या कैसे आगे बढ़ना है, वो हम अर्जित करते हैं। इसके अलावा सामूहिकता की भावना हमारे अंदर जो आती है वो अर्जित करने से ही आती है, वो हमें जन्मजात प्राप्त नहीं होती। अब जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अर्जित प्रेरक के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनकी परिभाषा किसने दी है, तो वो मैस्लो ने दी है। और उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं किसके बारे में बताया गया है, तो रुचियों के बारे में, विवशता, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना, ऐसा कोई भी आपको वर्ड मिले, जीवन का लक्ष्य है या सामूहिकता की भावना है या व्यक्तिगत रुचि है, आदतें हैं हमारी, वो इस तरीके के शब्द अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो आप कोई पता होना चाहिए कि ये मैस्लो ने, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, मैस्लो ने दी है। नेक्स्ट बच्चों, प्लेटो, ये काफ़ी फेमस विचारक है। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य साक्षात्कार है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है, ये किसने इसकी परिभाषा दी है, तो ये प्लेटो ने दी है। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया है। जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अनुकरण से ही हम सीखते हैं, तो इसको विशेष महत्व दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने दी, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा दी है अनुकरण की, तो ये दी है प्लेटो ने। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व की जो परिभाषा है वो प्लेटो ने दी है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है मैकडूगल, जो कि ब्रिटेन का एक महान मनोवैज्ञानिक था, विचारक था। ये कहता है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक या विज्ञान है। तो मैकडूगल का ये परिभाषा है कि जो मनोविज्ञान है वो जितने भी जीवित वस्तुएं हैं उनके व्यवहार का विज्ञान है। ये जो मैकडूगल है उसने कहा है। अब मैकडूगल ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जो भी जीवित वस्तु होंगी वही व्यवहार में, जो उनका व्यवहार होगा, चाहे वो व्यवहार भूख हो, प्यास हो, निद्रा हो, काम हो या आपके व्यक्तिगत रुचियां हों, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक जीवित वस्तुओं के व्यवहार का ही एक उद्देश्य होता है, एक कारण होता है। तो ये मैकडूगल कहता है। मैकडूगल को मन का या ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक जनक भी कहा जाता है। जो मैकडूगल है का महत्वपूर्ण योगदान मूल वृत्ति में है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों, जो मैकडूगल है वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो ब्रिटेन का रहने वाला था। उसने किन वस्तुओं को व्यवहार का विधायक या विज्ञान कहा है, तो उसने जीवित वस्तुओं को व्यवहार का विज्ञान कहा है, ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल मन को ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक मैकडूगल को ही कहा जाता है। मैकडूगल का एक और महत्वपूर्ण योगदान है मूल वृत्ति। तो मूल वृत्ति में किसका योगदान है, तो वो भी मैकडूगल का ही है। तो ये 4-5 क्वेश्चन एक छोटी सी परिभाषा में से आ रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भी क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो ये मैकडूगल की परिभाषाएं हैं, यानी जीवित वस्तुओं का व्यवहार का विधायक विज्ञान कहना, मैकडूगल को मन ऊर्जा का मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है, और मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल वृत्ति है। तो बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो कई बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको बार बार वो क्वेश्चन याद हो जाए, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो और भी जल्दी आपको ये बार बार वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी और तैयारी भी आपकी साथ ही साथ होती रहेगी। तो बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाए जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उसका फर्स्ट पार्ट है, 10-12 और हैं। और अगर ये आपने 15-20 विचारकों को पढ़ लिया तो आपकी जो सीटेट की तैयारी है इसमें से 5-6 क्वेश्चन आराम से आते हैं, और पूरी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जो परिभाषाएं हैं
वो आपको यहीं से मिल जाएंगी। कुछ भी और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके हिसाब से आप अपनी सीटेट की तैयारी करते रहें। और जो पीजीटी टीजीटी में आते हैं इन विचारकों के बारे में, वो भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे भी अपनी तैयारी यहाँ से करते रहें, क्योंकि सेम कोर्स है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जब ही पहुँच पाएगा जब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे और उसको सब्सक्राइब कर लोगे। और कुछ भी आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई और विशेष किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और कोई भी कर रहा है, तो वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपने बता सकता है कि मैम हमको ये पढ़ना है, तो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सीटेट और टीजीटी पीजीटी की स्पेशल तैयारी यहाँ से कराई जा रही है, पेडागोजी और सीडीपी की। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और तैयारी करते रहें। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, मैं जल्दी ही वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगी। इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।